नमस्कार, मैं सुशील कुमार शर्मा विद्या भारती की ऑनलाइन जीव विज्ञान कक्षा 12 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपन अध्याय 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जो इससे पहले वाली जो कक्षा थी उस कक्षा के अंदर जो प्रपशु कोशिका है उसके द्वारा दो प्रकार की जो कोशिकाएं बनती है, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जिसके द्वारा जो लघु बीजाणु या परागकण है उसका निर्माण होता है। अब अपन उसके आगे का जो बिंदु है, जिसके अंदर बिंदु लेते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन है, ये क्या होता है कि जो परागपुट या लघु बीजाणु धानी है, उस धानी के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है कि पराग पुटों या लघु बीजाणु धानी में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें गाढ़ा या सघन जीव द्रव्य एवं सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिन्हें जो ये कोशिकाएं हैं जिन्हें प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, यानी ये जो कोशिकाएं हैं ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो कहलाती है। और ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, इनके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा या सूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेगी, लघु बीजाणु या पराग मातृ कोशिका का निर्माण होता है। और ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनी है, इन लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा इसके अंदर क्या बनते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जिसके अंदर 4 अगुणित लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है, ये बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया
कहा जाता है। यानी परागपुट या लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो अत्यधिक सघन या गाढ़ा और केंद्र का वो सुस्पट होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। और इनके अंदर जब समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है, लघु बीजाणु या प्राग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। और इसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा 4 अगुणित है वो लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। और इस प्रकार से लघु बीजाणु बनाने की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अंदर जो बनने वाले 4 प्रकार के जो लघु बीजाणु बनते हैं, ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये क्या रहते हैं, ये चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क के अंदर व्यवस्थित होते हैं, चतुष्क के अंदर पाए जाते हैं। और लघु बीजाणुओं के जो व्यवस्था का एक क्रम है, जिसके अंदर जो लघु बीजाणु व्यवस्थित होते हैं, जिसको चतुष्क कहा जाता है। और ये चतुष्क होते हैं, ये आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, इन पादपों के अंदर 5 प्रकार के चतुष्क है वो पाए जाते हैं। जिसके अंदर जो 5 प्रकार के चतुष्क है, उनके अंदर पहला है चतुष्फलकीय, दूसरा होता है इसके अंदर समद्विपार्श्व चतुष्क, तीसरा होता है इसके अंदर क्रोशित चतुष्क, चौथा चतुष्क होता है जिसको कहते हैं रेखिक चतुष्क, और 5वां चतुष्क होता है जिसको कहते हैं टी आकारकीय चतुष्क। तो इसके अंदर कुल 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणुओं का व्यवस्था क्रम होता है जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं। और इनमें जो पहला है 1 नंबर पे जो आता है, जो है चतुष्फलकीय। दूसरा आता है इसके अंदर समद्विपार्श्व चतुष्क। तीसरा इसके अंदर आता है क्रोशित चतुष्क। चौथा आता है इसके अंदर रेखिक चतुष्क। और 5वां आता है टी आकारीय चतुष्क। यानी जो लघु बीजाणु की व्यवस्था के क्रम के अनुसार है वो चतुष्क होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। यानी जो चारों लघु बीजाणु हैं वो क्या होते हैं, एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनको 5 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। जिसके अंदर पहला है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय जो चतुष्फलकीय चतुष्क है, इसके अंदर जो बीजाणु हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनको अगर सामने से देखा जाता है या एक ओर से अगर इनको देखा जाता है तो इसके अंदर जो लघु बीजाणु हैं वो क्या दिखाई देते हैं, 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। और एक लघु बीजाणु होता है वो ठीक उसके पीछे की ओर दिखाई देता है। यानी ऐसा चतुष्क जिसमें एक ओर या सामने से देखने पर 3 लघु बीजाणु एवं चौथा लघु बीजाणु इनके ठीक पीछे की और विन्यासित या व्यवस्थित होता है। यानी अगर आप इसकी एक संरचना देखते हो
तो इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से दिखाई देती है कि इसके अंदर इस प्रकार से इस प्रकार की एक संरचना है वो लघु बीजाणुओं की चतुष्की दिखाई देती है, जिसके अंदर देखने पर जो तीन आगे की ओर से देखने पर आपको इसके अंदर तीन प्रकार के लघु बीजाणु हैं वो आगे से दिखाई देते हैं, और जो चौथा लघु बीजाणु होता है वो इसके ठीक क्या होता है, पीछे की ओर व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार का जो चतुष्क होता है वो जो चतुष्क है उसको चतुष्फलकीय चतुष्क है वो कहा जाता है। और इस प्रकार का जो चतुष्क है इसका उदाहरण है वो उदाहरण अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है। यानी द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उसके अंदर जो लघु बीजाणु होते हैं वो इसी प्रकार के चतुष्क के अंदर व्यवस्थित है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद में इसके अंदर जो दूसरा चतुष्क आता है जिसका नाम है समद्विपार्श्व चतुष्क, जो 2 नंबर है समद्विपार्श्व चतुष्क। जो समद्विपार्श्व चतुष्क है इसके अंदर कि ऐसा चतुष्क जिसमें सभी का मतलब चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। यानी सभी लघु बीजाणु हैं वो एक ही तल में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसको समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। और इस प्रकार के जो चतुष्क है जिसका उदाहरण है वो सभी एक बीजपत्री पादपों में इस प्रकार का चतुष्क है वो पाया जाता है। यानी ऐसा चतुष्क जिसमें सभी बीजाणु एक ही तल में यानी एक ही प्रकार के तल में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। इसके अंदर इसकी जो संरचना है वो देखने पर कि इसके अंदर जो चारों प्रकार के लघु बीजाणु हैं वो चारों प्रकार के लघु बीजाणु हैं वो आपको इस प्रकार से एक ही तल के अंदर व्यवस्थित है वो दिखाई देते हैं। इनकी संरचना है वो आप चित्र के रूप में देखोगे तो इस प्रकार की एक संरचना है वो चतुष्की दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसको समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। इसके बाद में तीसरा जो चतुष्क है क्रोशित चतुष्क। तीन नंबर पे है क्रोशित चतुष्क। जो क्रोशित चतुष्क है इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के चतुष्क में दो लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं।
यानी इस प्रकार का जो चतुष्क होता है, उस चतुष्क के अंदर ये जो लघु बीजाणु होते हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में समकोण के रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन इनको देखने पर कैसे दिखाई देते हैं कि इनको देखने के ऊपर दो लघु बीजाणु ऊपर की ओर एवं नीचे की और एक लघु बीजाणु दिखाई देता है। जैसा चतुष्फलक के अंदर 3 दिखाई देते हैं, वैसे ही इसके अंदर क्या होते हैं कि ऊपर की ओर के जो लघु बीजाणु होते हैं, इसके अंदर कि ऊपर की ओर जो लघु बीजाणु होते हैं उनके बीच के अंदर क्या पाया जाता है, अनुदैर्घ्य प्रकार का, यानी लंबवत प्रकार की अवस्था के रूप में भाई इस प्रकार से दो लघु बीजाणु हैं वो आपस में व्यवस्थित होते हैं। और नीचे वाले जो लघु बीजाणु होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप में, कि इनको देखने पर नीचे से केवल आपको एक ही प्रकार का, और जो दूसरा होता है वो उसके ठीक विपरीत दिशा में पीछे की ओर व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना दिखाई देती है, इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसको क्रोशित चतुष्क कहा जाता है। इसके बाद में जो चौथा है रेखित चतुष्क। जो रेखित चतुष्क है, इस चतुष्क के अंदर जो लघु बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के एक सीधी रेखा बनाते हैं। 4 नंबर है रेखिक चतुष्क, कि इस प्रकार के चतुष्क में, जो इस प्रकार का जो चतुष्क है उस चतुष्क में क्या होता है कि सभी लघु बीजाणु एक दूसरे के ऊपर एक सीधी रेखा में विन्यासित होते हैं, सीधी रेखा में विन्यासित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के चतुष्क को रेखिक चतुष्क है वो कहा जाता है। और इस प्रकार का जो रेखिक चतुष्क है, इस चतुष्क के अंदर अगर इसकी संरचना है वो हमें दिखाई देती है, तो इस संरचना के अंदर जो लघु बीजाणु हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर है, वो विन्यासित है, वो दिखाई देते हैं। इस प्रकार की जो संरचना है वो किसके अंदर है, वो रेखित चतुष्क के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर एक पीछे वाला हमने जो क्रोशित चतुष्क है वो पढ़ा था, उसका मैंने एक उदाहरण है वो नहीं बताया था, तो इसका जो उदाहरण है रेखित चतुष्क है। इस प्रकार का जो चतुष्क है वो मुख्य रूप से मैग्नीलोन के अंदर है वो पाया जाता है। मैग्नोलिया है, उसके अंदर इस प्रकार का है, मैग्नोलिया पादप है, उसके अंदर क्रोशित प्रकार का चतुष्क है वो पाया जाता है। और जो रेखित प्रकार का जो चतुष्क है, इसका जो उदाहरण आता है, इस प्रकार का जो चतुष्क है वो हेलोफिला पादप है। उस हेलोफिला नामक पादप के अंदर रेखित प्रकार का चतुष्क है वो पाया जाता है। इसके बाद में है 5वां जो चतुष्क है, 5वें प्रकार का चतुष्क है टी शेप, यानी टी आकार का जो चतुष्क है। 5 नंबर है
टी आकारीय चतुष्क कि इस प्रकार का जो चतुष्क है, इस प्रकार के चतुष्क में ऊपर की ओर दो लघु बीजाणु लंबवत या अनुदैर्ध्य रूप में एवं नीचे की सतह पर स्थित दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से विन्यासित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, और उनकी जो संरचना है वो, उनका जो आकार है वो एक टी के आकार की जैसी संरचना है वो उनकी दिखाई देती है। इसलिए इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उसको टी आकार की चतुष्क है वो कहा जाता है। कि इसके अंदर क्या क्या रखा है, इस प्रकार के चतुष्क में ऊपर की ओर जो दो लघु बीजाणु है वो लंबवत रूप में, यानी इनकी जो संरचना है वो देखने पर इस प्रकार से दिखाई देती है कि जो ऊपर की ओर व्यवस्थित जो लघु बीजाणु हैं वो इस प्रकार से दो लघु बीजाणु हैं वो आपस में अनुदैर्ध्य या लंबवत रूप में, और इसके नीचे की ओर जो व्यवस्थित लघु बीजाणु होते हैं वो किस प्रकार से, इस प्रकार से इसके नीचे पार्श्व रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो चतुष्क होता है, अब इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार से एक टी शेप के आकार की दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो चतुष्क होता है उस चतुष्क को क्या कहते हैं, टी आकारिकीय चतुष्क है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण आता है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया है, उसके अंदर इस प्रकार का टी आकार की चतुष्क है वो दिखाई देता है। तो हमने जो लघु बीजाणु जनन के द्वारा बनने वाले जो लघु बीजाणु हैं वो लघु बीजाणु हैं वो किसके रूप में, चतुष्क रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो चतुष्क रूप में व्यवस्थित होने का जो क्रम है वो 5 प्रकार के क्रमों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसके अंदर चतुष्फलकीय है, दूसरा समद्विपार्श्व है, तीसरा क्रोशित है, चौथा रेखित चतुष्क है और पांचवा टी आकारिकीय चतुष्क है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो चतुष्क है या लघु बीजाणु है वो इस प्रकार के चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब लघु बीजाणु जनन के बाद में बनने वाले जो चारों लघु बीजाणु हैं वो प्रारंभ के अंदर क्या होते हैं, चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी जो प्रारंभिक प्रक्रिया है लघु बीजाणु जनन की, उसके अंदर जो लघु बीजाणु जनन बनते हैं वो क्या होते हैं, एक चतुष्क के रूप में। भाई हम किसी भी प्रकार का एक चतुष्क है, पांचों में से कोई भी एक प्रकार का चतुष्क है वो भाई मान सकते हैं कि जिस प्रकार से कि भाई इस प्रकार से जो चारों लघु बीजाणु हैं वो क्या है, एक प्रकार का जो चतुष्क है इस चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी चतुष्क क्या होता है, इसमें चारों लघु बीजाणु अब आपस में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। अब इस जो लघु बीजाणु हैं जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इन लघु बीजाणु के जो चतुष्क है उसके अंदर जो लघु बीजाणु होते हैं उनके बीच में एक भित्ति पाई जाती है, जिसके द्वारा ये आपस में संयुक्त रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार की जो भित्ति होती है उस भित्ति को कहते हैं केलोज परत या भित्ति। इस भित्ति के द्वारा क्या होते हैं, सभी प्रकार के जो लघु बीजाणु हैं, लघु बीजाणु हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं।
यानी इस केलोज परत भित्ति या केलोज परत या भित्ति है, इसकी सहायता से वो क्या होते हैं, ये चारों लघु बीजाणु है वो आपस में जुड़े रहते हैं। अब क्या होता है कि जो लघु बीजाणु हैं उसके पास में क्या पाई जाती है, उन लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए क्या पाई जाती है, जो बाह्य परत होती है टेपिटम। इस टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के द्वारा एक एंजाइम है उसको स्त्रवित किया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है केलेज नामक एंजाइम है। इस केलेज नामक एंजाइम का क्या करती है, इस टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा स्त्रवित किया जाता है। जैसे ही टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा इस केलेज नामक एंजाइम का स्त्रवण होगा तो ये क्या करेगा, ये जो केलोज परत या केलोज भित्ति होती है इसका क्या कर देता है, इस एंजाइम के द्वारा इस केलोज भित्ति का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। यानी ये केलोज भित्ति है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और जब केलोज भित्ति टूट जाती है तो लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, जो लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, अब क्या हो जाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। और जैसे ही लघु बीजाणु स्वतंत्र होते हैं तो यहाँ पर इनका जो आकार होता है वो छोटा छोटा होता है, लेकिन जैसे ही ये लघु बीजाणु यहाँ से स्वतंत्र होंगे तो इनका आकार क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होते ही तेजी से इनका आकार है वो बड़ा हो जाता है और बड़े होकर के ये किस आकार के हो जाते हैं, गोलाकार आकार के हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो गोलाकार आकार की संरचनाएं बनती है, उन गोलाकार आकार की संरचनाओं को क्या कहते हैं, पराग कण कहा जाता है। यानी जो लघु बीजाणु हैं उनसे ही क्या बनते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है। यानी जो चतुष्क के रूप में चारों लघु बीजाणु व्यवस्थित होते हैं वो एक केलोज भित्ति या परत के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जो लघु बीजाणुओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। इसके पास में टेपिटम की कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा एक एंजाइम जिसको केलेज नामक एंजाइम कहते हैं उसका स्त्रवण होने के कारण क्या होता है, ये जो केलोज परत या भित्ति होती है उसका अपघटन हो जाता है। और अपघटन होने पर लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और लघु बीजाणुओं के स्वतंत्र होते ही तेजी से उनका आकार क्या हो जाता है, धीरे धीरे आकार है वो तेजी के साथ में बड़ा होने लगता है और उनकी जो संरचनाएं होती है वो गोलाकार हो जाती है। और इस प्रकार की जो गोलाकार संरचनाएं होती है उन गोलाकार संरचनाओं को क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। अब ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं, जो परागकण हैं वो कहलाती है, ये सब किसके अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर। ये जो परागकण होते हैं वो किसके अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर स्वतंत्रता से बिखरे रहते हैं। यानी लघु बीजाणु धानी के अंदर ये है वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे पादप भी आते हैं जिसके अंदर अपवाद है कि कुछ पादप, जैसे कुछ पादप है, जैसे एक आता है ड्रोसेरा एवं एक पादप आता है टाइफा। आदि पादपों के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के जो पादप होते हैं, इन पादपों के अंदर क्या होता है कि जो परागकण होते हैं ना लघु बीजाणु धानी के अंदर, वो परागकण, ये परागकण क्या होते हैं, चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी ये परागकण भी आपस में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होने के कारण इस प्रकार के जो परागकण होते हैं इनको संयुक्त परागकण, यानी इस प्रकार के जो परागकण होते हैं ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर, जो लघु बीजाणु धानी के अंदर व्यवस्थित होते हैं, वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार के जो परागकण होते हैं उनको संयुक्त परागकण कहा जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और आता है बिंदु जिसका नाम है पोलोनियम या परागपिंड।
कुछ और पादप है जिसके अंदर जैसे उदाहरण आता है कि कुछ पादप जैसे कुछ पादप के अंदर जैसे बिंदु आता है, आक या मदार एवं आर्किड, ये ऐसे पादप है। इन पादपों के अंदर जो लघु बीजाणुधानी हैं, उस लघु बीजाणुधानी के अंदर सभी लघु बीजाणु हैं वो आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं। यानी इस प्रकार के जो पादप है इनके अंदर जो लघु बीजाणुधानी है उसमें सभी लघु बीजाणु आपस में मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं और उस विशेष प्रकार की संरचना को पोलोनियम या पराग पिंड कहते हैं। कि इस प्रकार की जो संरचना होती है वो सामान्यतः देखने पर कुछ इस प्रकार से दृष्टिगोचर होती है और इसके अंदर क्या होती है कि इस प्रकार से कई जो लघु बीजाणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, संयुक्त रूप में आपस में मिलकर एक पिंड के जैसी संरचना बनाते हैं। इस प्रकार के जो संरचनाएं हैं इनको क्या कहते हैं, परागकण। और ये पूरा का पूरा होता है इसको पराग पिंड। इस प्रकार की संरचना इसके अंदर दिखाई देती है। तो इस प्रकार की संरचना है वो किसके अंदर, आर्क और आर्किड नामक जो पादप होते हैं उसके अंदर लघु बीजाणुधानियों के अंदर जो लघु बीजाणु हैं वो आपस में मिलकर इस प्रकार की एक विशेष संरचना बनाते हैं जिनको पोलोनियम या पराग पिंड है वो कहा जाता है। अब इसके अंदर एक बिंदु और आता है वो है बहुबीजाणुकता। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं और चतुष्क के अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 लघु बीजाणु होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 4 से अधिक प्रकार के, यदि किसी चतुष्क के अंदर 4 से अधिक प्रकार के लघु बीजाणु हैं वो उपस्थित होते हैं। 4 से अधिक लघु बीजाणु अगर उपस्थित है तो इस प्रकार की जो बीजाणुकता होती है उसको बहुबीजाणुकता कहते हैं। अब इसके आगे आएगा पराग कणों का प्रस्फुटन किस प्रकार से होता है, यानी पराग कण बन चुके हैं हमारे पास, अब इन पराग कणों का प्रस्फुटन किस प्रकार से होगा इसका अध्ययन है वो इसके आगे की क्लास में अपन लोग करेंगे। धन्यवाद।